नमस्कार दोस्तों, फोकस स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज लेक्चर 8 है जो आधुनिक भारत के इतिहास में तृतीय कर्नाटक युद्ध है उसको प्रस्तुत कर रहा हूं। पिछले क्लास में मैं दोनों कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध और द्वितीय कर्नाटक युद्ध का लेक्चर बढ़िया से मैंने डिटेल्स में दिया हूं। तो अब मैं शुरू कर रहा हूं आधुनिक भारत के इतिहास में लेक्चर 8 तृतीय कर्नाटक का युद्ध। क्योंकि ये जो है तीनों कर्नाटक का युद्ध जो है कंफ्यूजन पार्ट है आधुनिक भारत के इतिहास में, इसलिए हमने दो जो पिछले जो लेक्चर दिया प्रथम कर्नाटक का युद्ध, द्वितीय कर्नाटक का युद्ध, ये बहुत डिटेल्स में दिया हूँ। और तृतीय कर्नाटक का युद्ध भी मैं आज इसको लेक्चर 8 मैं इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो तृतीय कर्नाटक का युद्ध एक्चुअल में पहले से ही मैं बताया था, शुरुआत से मैं कहा था कि जो तीन कर्नाटक का युद्ध हुआ आधुनिक भारत के इतिहास में, उसमें दो जो कारण रहा है, प्रथम कर्नाटक का युद्ध और तृतीय कर्नाटक का युद्ध, ये दोनों भारत का मामला नहीं रहा। इसका कारण विदेश में यानी यूरोप में बना। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर वो कारण कैसे बना। जो विदेश में यूरोप में कारण बना, उसके पहले ही कुछ क्या उसका पृष्ठभूमि बना। तो पृष्ठभूमि में ये है कि हमने संधि बताया था ए पा पे, एक कंसेप्ट है ए पा पे, माने प्रथम कर्नाटक का युद्ध एक्सला सेपल, एक्सला, इसको सापल भी कहीं लिखा हुआ, कहीं सापेल भी है, एक्सला सापेल का हो गया। प्रथम कर्नाटक का युद्ध में ऐसे एक्सला सापल हो गया, प्रथम कर्नाटक का युद्ध का संधि हो गया। दूसरा हो गया पांडिचेरी, पांडिचेरी का संधि। पहला कर्नाटक का युद्ध एक्सला सापेल के संधि से समाप्त हुआ था, और दूसरा कर्नाटक का युद्ध जो है पांडिचेरी, देखिए पा है तो पांडिचेरी की संधि, इससे दूसरा कर्नाटक का युद्ध समाप्त हुआ था। इसी से पृष्ठभूमि, यहीं से बैकिंग शुरू होता है, इसका कंसेप्ट यहीं से शुरू होता है, पांडिचेरी की संधि। आखिर पांडिचेरी की संधि में ऐसा क्या हुआ? तो पांडिचेरी का संधि हम बेसिक से इसको लेके चल रहे हैं कि पांडिचेरी का संधि जो लास्ट में हमने पे लिखा था वो पेरिस का संधि माना थर्ड कर्नाटक युद्ध में आएगा। तो पांडिचेरी का जो संधि था, जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में था, हमने बताया था पांडिचेरी का संधि। इसमें ये जो संधि हुआ था द्वितीय कर्नाटक युद्ध में, इसमें मुहर नहीं लगा था, क्योंकि दो ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ रही थी। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरा फ्रेंच कंपनी, मतलब फ्रांसीसी कंपनी। तो EIC ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश, ये ब्रिटिश हुए, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी। तो ये दोनों जो कंपनी, ये तो व्यापारिक कंपनी थी, भारत में अपना व्यापार कर रही थी। लेकिन इनके आका यानी आला कमान या सुप्रीमो कहा जाए, इनके सुप्रीमो तो अंग्रेज ब्रिटेन में थे, इनका सुप्रीमो फ्रांस में थे। तो ये जो संधि हुआ था सेकेंड कर्नाटक युद्ध में, तो वो जो संधि था, उस संधि में इन लोग दोनों का साइन नहीं था। दोनों सुप्रीमो का, माने ब्रिटेन का राजा और फ्रांस की सरकार, ब्रिटेन की सरकार और फ्रांस की सरकार, ये दोनों सरकार का जो वहां सुप्रीमो थे, माने राजा लोग थे, उनका साइन नहीं था। तो साइन नहीं था, इसी बीच में ये घटना घटता है, इसी बीच में घटना घटा। चूंकि साइन इस पर नहीं था, यानी अप्रूवल नहीं था, अनुमोदन नहीं था, तो अस्थायी संधि इसको मान सकते हैं हम। और उसको करना था दोनों राजाओं को, दोनों देश के, फ्रांस के राजा को और ब्रिटेन के राजा को। तब तक क्या हुआ कि यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध हो गया। सप्तवर्षीय युद्ध, इसको यहां करते हैं सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63, यानी 7 इयर्स, इसीलिए इसको सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं।
सप्तवर्षीय युद्ध 7 ईयर्स हुआ है, 1756 से 1763। और हमारा कर्नाटक युद्ध भी है, उसका काल यही है, 1756 से 1763। तो इसी बीच हमने कहा कि चूंकि संधि अस्थायी थी सेकेंड वर्ल्ड कर्नाटक युद्ध में, इसको अनुमोदन होना था फ्रांस की सरकार से और ब्रिटेन की सरकार से, लेकिन हुआ नहीं। तब तक यहां सप्तवर्षीय युद्ध चालू हो गया। वो सप्तवर्षीय युद्ध एक्चुअल में क्या था, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। यूरोप में हम चलते हैं, अभी फिलहाल भारत से हम यूरोप में चलते हैं। यूरोप में देखते हैं क्या पोजीशन है। यूरोप के दो देश होते हैं, ब्रिटेन और फ्रांस। ऑस्ट्रिया। आखिर ये लोग सप्तवर्षीय युद्ध कैसे हुआ, मतलब क्या था, चूंकि विश्व के इतिहास में, वर्ल्ड हिस्ट्री में हमको पूरी नहीं जाना है, क्योंकि भारत के इतिहास अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, आधुनिक भारत का इतिहास, और हम लोग तृतीय कर्नाटक युद्ध। लेकिन ये समझने के लिए जरूरी है कि ब्रिटेन और फ्रांस जो है वहां सप्तवर्षीय युद्ध में क्या किस किस देश से लड़ाई हुआ, तो उसमें फंसा कैसे था, क्या कैसे इन्वॉल्व था। देखिए लड़ाई चल रहा इससे, ये जो वर्सेस प्रसा वर्सेस ऑस्ट्रिया, माने प्रसा से और ऑस्ट्रिया से वहां लड़ाई हो गया यूरोप में। तो ऑस्ट्रिया के तरफ फ्रांस हो गया, क्योंकि फ्रांस के पास देखिए रिसोर्सेस नहीं था, रिसोर्सेज ऑस्ट्रिया के पास था, इसलिए फ्रांस के तरफ से ऑस्ट्रिया हो गया। आज जब ब्रिटेन देखा कि ऑस्ट्रिया जो है के पास रिसोर्सेज है और फ्रांस के पास रिसोर्सेज नहीं है, तो रिसोर्सेज अगर इसके पास हो जाएगा तो चूंकि वर्ल्ड में, विश्व में उस समय 3 महाशक्ति जो थी, यानी सुपर पावर, जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया। तो रूस तो व्यापारी कंपनी नहीं, तो व्यापार करने भारत में आए नहीं था लोग, लेकिन मामला 2 में रहता है, चूंकि ब्रिटेन की कंपनी थी और फ्रांस की कंपनी थी। अब ब्रिटेन जो है बैलेंस ऑफ पावर बनाने के लिए, कि चूंकि सबसे ज़्यादा सुपर पावर में आगे फ्रांस ना निकल जाए, इसलिए जाके प्रसा से मिल गया। कहता है कि आपके तरफ से हम हैं। प्रसा के जो राजा थे वो भी चकाचौंध हो गए कि आखिर हमारी तरफ से लड़ने का इनको क्या जरूरत पड़ गई। लेकिन ब्रिटेन चूंकि अपना फायदा देख रहा था कि फ्रांस आगे न निकल जाए, इसलिए ये लोग ऑस्ट्रिया और प्रसा के युद्ध में, ये लोग ऑस्ट्रिया की तरफ से फ्रांस हो गए और ब्रिटेन के प्रसा की तरफ से ब्रिटेन। ये हो गया सप्तवर्षीय युद्ध स्टार्ट हो गया वहाँ। इसका जो है वो तो स्वाभाविक बात है कि जहाँ फ्रांस का जो व्यापारी कंपनी थी और ब्रिटेन के व्यापारी कंपनी थे, वहाँ तो लड़ाई अब तो शुरू हो गया। तब तक लड़ाई नहीं शुरू हुआ था जब तक कि वहाँ से सप्तवर्षीय युद्ध स्टार्ट नहीं हो, एवं माने 1 बरस का अंतर रहा। देखिए 1749 से 54 ये हुआ था। 1749 से 54 ये जो द्वितीय कर्नाटक का युद्ध हुआ था। मात्र इसमें एक 55 बाकी रहा, और देखिए 56 से चालू हो गया। 56 से 1 साल खाली अंतर पड़ा, मात्र 55, और 56 से चालू हो, 56 से 63 तक चालू हो गया। तो ये दोनों इन्वॉल्व हो गए यूरोप के अपना सप्तवर्षीय युद्ध में। यही कारण बना यहाँ तृतीय कर्नाटक का युद्ध का। सप्तवर्षीय युद्ध, यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध इसका मेन कारण बना। 1756 से 1763 वहाँ सप्तवर्षीय युद्ध, और तृतीय कर्नाटक का युद्ध का यही है। इसी बीच में फ्रांस देख रहा था कि अब चूंकि वहाँ से डुप्ले को बुला लिया था फ्रांसीसी सरकार, और डुप्ले वापस आ गया था फ्रांस में, कोई नया गवर्नर, और जिसमें सैनिक और सैनिक दोनों पद देकर भेजा, अधिकार देकर भेजा, वो था काउंट डी लाली। काउंट डी लाली।
ये काउंट डी लाली को फ्रांस अपना गवर्नर बना करके भेजा कि अंग्रेजी सरकार जो है यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी को पावर दे दी है, तो ये अपना फ्रांसीसी जो किला है या जो यहाँ पर फैक्ट्री व्यापार का जो स्थान था उस पर अधिकार कर रहे थे, इसलिए जाइए और अंग्रेजों को ठिकाना लगाइए, माने ईस्ट इंडिया कंपनी को ठिकाना लगाइए। ये फ्रांसीसी सरकार जो है इनको पूरा ठोक ठिठा के भेजी थी काउंट डी लाली को। ये महोदय जी आए काउंट डी लाली, ये सोच रहे थे कि हम बंगाली पर नियंत्रण कर लेंगे, पहले बंगाल की तरफ कुछ बंगाल पर हम नियंत्रण कर लें। तब तक 1700 देखिए 1756 हमने यहाँ बताया 1756 में शुरू हो गया था शतवर्षीय युद्ध, और यहाँ भी मतलब यहाँ भी छिटपुट चल रहा था युद्ध अंग्रेज से और फ्रांस से। लेकिन मेन ये आए थे 1758 में, 1758 ये काउंट डी लाली ये रुख किए थे बंगाल। बंगाल की तरफ इधर जो है बंगाल की तरफ ये रुख किए, लेकिन बंगाल में 1757 में पलासी की लड़ाई में अंग्रेज इसको जीत चुके थे बंगाल को, सिराजुद्दौला हार चुका था वहाँ, और 1757 में पलासी की लड़ाई में, इसको आगे हम डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन अभी इसमें जानना अति आवश्यक है कि ये जो है अंग्रेज 1757 में जीत चुके थे। तो अब करते तो क्या करते काउंट डी लाली, अब वहाँ से रिटर्न हुए और इनका ये देखिए कि अंग्रेजों का एक किला था सेंट डेविड, फोर्ट सेंट डेविड, इस पर इन्होंने आकर अधिकार कर लिया। सबसे पहले आकर के काउंट डी लाली से फोर्ट सेंट डेविड पर अधिकार कर लिया जो अंग्रेजों का था। अब इन्होंने फोर्ट सेंट डेविड पर अधिकार कर लिया, तो पहले ये हम जान लें कि चूंकि आज का जो कर्नाटक है वो तो यहाँ है, हमने पिछले भी क्लास में बताया था। आज का कर्नाटक ये वर्तमान का हुआ। आज जिस समय हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हम लोग पढ़ रहे तृतीय कर्नाटक युद्ध, उस समय कर्नाटक ये जो था देखिए इधर है कर्नाटक, यहाँ 1756 जिस समय हम लोग ये तृतीय कर्नाटक युद्ध पढ़ रहे हैं, ये कर्नाटक है। और दक्कन हुआ, मैंने बताया था दक्कन ये जो मुगल बादशाह का, मुगलों का जो सूबा हुआ करता था, इसी के ऊपर है हैदराबाद। दक्कने में से ये अपना अलग से हैदराबाद निजामुल मुल्क ने अपना स्वतंत्र राज्य की स्थापना किए थे। और यहीं पर देखिए मद्रास है, मद्रास, और ये जो है पांडिचेरी। माने कर्नाटक में ही दोनों का हेडक्वार्टर है, ये अंग्रेजों का हेडक्वार्टर है और ये पांडिचेरी फ्रांसीसियों का हेडक्वार्टर है। ये जान लेना जरूरी है। ये दोनों हेडक्वार्टर जो है 1700 तृतीय कर्नाटक के युद्ध के समय, तत्कालीन समय का जो है, दोनों का मतलब हेडक्वार्टर, ये फ्रांसीसियों का हेडक्वार्टर मद्रास है और ये पांडिचेरी नहीं सॉरी, ये मद्रास जो है अंग्रेजों का हेडक्वार्टर है और पांडिचेरी फ्रांसीसियों का हेडक्वार्टर है। ये कोरोमंडल तट पर है। ये जो कर्नाटक का एरिया है 1756 और 63 की जो बात है तृतीय कर्नाटक युद्ध, ये कोरोमंडल तट है और ये मालाबार तट है। ये जो है मालाबार तट है, ये कोरोमंडल तट है। तो कोरोमंडल तट में कर्नाटक है, क से कोरोमंडल तट और क से कर्नाटक, याद रहेगा तत्कालीन समय का। आज का समय देखिए कर्नाटक यहाँ है, केरल के ऊपर कर्नाटक है। आज के वर्तमान में देखिए यहाँ केरल है और इसके ऊपर कर्नाटक है। आज के वर्तमान में अभी हम लोग का 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, तो जो क्षेत्र का सब अपना टोटल उस समय 15 अगस्त 1947 का जो बाद में जो कर्नाटक है, ये कर्नाटक है देश आज़ादी के बाद। आई पहले उस समय कर्नाटक जो है ये है कोरोमंडल तट पर। ये प्रश्न जो है कंसेप्ट का प्रश्न है, थोड़ा इसको ध्यान देंगे। अब हम चलते हैं काउंट डी लाली जो फोर्ट सेंट डेविड पर जो
अपना अधिकार कर लिए। ये तो बहुत खुश थे कि हमने फोर्ट सेंट डेविड पर अधिकार कर लिए। इसके बाद ये चलते हैं तंजौर। तंजौर में बकाया होगा राशि 70 लाख फ्रांसीसियों का। तो मैंने तंजौर के राजा से इन्होंने मांग किया कि हमको 70 लाख दे दीजिए, और तंजौर में घेरा डाल दिए। और तंजौर का घेरा डाल दिए तंजौर में। और तंजौर को घेरा डालने के बाद इसी बीच में क्या हुआ कि जल सेना जो फ्रांसीसियों की थी, एक्चुअल में जल सेना अंग्रेजों से फ्रांसीसियों की कमज़ोर थी, ये जान लेना अति आवश्यक है, जरूरी है। जल सेना जो है फ्रांसीसियों की कमज़ोर थी अंग्रेजों की तुलना में। तो उनको खबर मिला वो कहीं, मतलब कि इनका जो फ्रांसीसियों का जल सेना का जो कमांडर था वो हार चुका था अंग्रेजों के जल सेना से। तो ये भी इनको खबर मिला कि ऐसा ऐसा घटना घट गया है, तो ये अपना तंजौर का घेरा उठा लिए। तंजौर का घेरा इन्होंने उठा लिया। तो ये तो फोर्ट सेंट डेविड पर अधिकार कर चुके थे। उसके बाद तंजौर पर जो घेरा बनाए थे वो तंजौर का घेरा इन्होंने उठा लिया। अब जब तंजौर का घेरा इन्होंने उठा लिया, तब तीसरा जो है इन्होंने अपना आक्रमण करने का प्लान बनाया। और उसमें एक गलती इन्होंने कर दिया कि जो हैदराबाद में फ्रांसीसियों का था, हैदराबाद में इनका जो अपना नियंत्रण था, चूँकि वहाँ सलावत जंग जो है नवाब हैं हैदराबाद के, यही लोग बैठाया था। ये फ्रांसीसी लोग वहाँ सलावत जंग को बैठाया था और इनके वो नियंत्रण में था। जैसे हैदराबाद सलावत जंग, और यहाँ इनका बहुत विश्वसनीय जो सेना का पदाधिकारी है बुस्सी, यहाँ बुस्सी था। सलावत जंग का रक्षा करने के लिए बुस्सी, हैदराबाद में जो फ्रांसीसियों के तरफ से जो नवाब बने थे सलावत जंग, तो वहाँ उनकी रक्षा करने के लिए बुस्सी था। ये बुस्सी को ये मद्रास पर चढ़ाई किए ये अंग्रेज लोग, ये बुस्सी को बुला लिए। ये बुस्सी को ये जो है काउंट डी लाली जो है मद्रास पर अटैक किया अंग्रेजों का, जबकि हेडक्वार्टर मद्रास, और यहाँ पर अटैक किया, वो आक्रमण किया। काउंट डी लाली जो फ्रांसीसियों का सेनानायक था, वो जो है काउंट डी लाली मद्रास पर हमला किया और बुस्सी को बुला लिया। जब बुस्सी को बुला लिया तो बुस्सी सलावत जंग अकेला पड़ गया और ये मद्रास पर घेरा डाल दिया। कौन घेरा डाला? फ्रांसीसी, यानी काउंट डी लाली मद्रास पर घेरा डाल दिया और यहाँ से सलावत जंग, यहाँ से बुस्सी को बुला लिया। तो अब तो बुस्सी जब हट गया यहाँ से सलावत जंग, यहाँ तो सलावत जंग अकेला पड़ गया। तब जो है अब उधर से पदार्पण होता है। बहुत इस जो आगे युद्ध में भी जीतेगा, मतलब अंग्रेजी सेना लोग अब थोड़ा ये मान अंग्रेज लोग घबराए हुए थे। अंग्रेज सोचे कि तो मन बढ़ते जा रहा है, मन काउंट डी लाली का। एक तो अपना किला जो है फोर्ट सेंट डेविड को पर अधिकार किए हुए है, फिर तंजौर पर घेरा डाल दिया, इसके बाद मद्रास पर घेरा डाला हुआ है, और यहाँ बुस्सी को भी वहाँ बुला लिया है। तो पूरा जोर शोर से लड़ाई मतलब कि दोनों तरफ से चल रहा था। लेकिन जितने में कामयाब मद्रास में नहीं, जैसे डुप्ले जो शुरू में फर्स्ट कर्नाटक युद्ध में जो कामयाब हुए थे, उस तरह से ये काउंट डी लाली कामयाब नहीं हुए। काउंट डी लाली मद्रास में कामयाब नहीं हुए और बुस्सी को बुला लेने से एक और इनको क्षति हुआ फ्रांसीसियों का। क्या ये इस पर ध्यान देंगे कि हैदराबाद में तो बचा अकेले सलावत जंग, अब अकेले था। आई तो अपने से गद्दी के लिए पहले मारामारी भी नहीं किया था। हमने बताया था कि हैदराबाद में जो लड़ाई झगड़ा मारामारी कर रहा था, 2 आदमी था, उसमें नासिर जंग था, मुजफ्फर जंग था। ये तो ऐसे ही भाग्य से इसको मिल गया था। अब इस पर इसको अंग्रेज लोग आकर के अंग्रेजी सेना जो तलवार रखा कि तुम कहे मतलब फ्रांसीसियों के अधीन हो, ये हो, हमारे तरफ आ जाओ। तो डर गया, मैंने सलावत जंग डर गया, कहा कि ठीक है तो हम आपके तरफ रहते हैं। तो सलावत जंग जो है इस लोग मद्रास पर अटैक किया हुआ है, यहाँ से बुस्सी निकल गया। यहाँ देखिए फ्रांसीसियों की गलती क्या है कि बुस्सी को बुला लिया वो काउंट डी लाली मद्रास पर अटैक करने के लिए, और तब तक सलावत जंग कोई लोग अंग्रेज लोग अपने तरफ कर लिया। अब मद्रास भी इनका नहीं हुआ,
मद्रास पर भी इनका कब्जा नहीं हुआ। इसके बाद बहुत बड़ा जो है अब दोनों के बीच, मद्रास और पांडिचेरी के बीच एक बहुत बड़ा घटना घटता तृतीय कर्नाटक युद्ध में, जो अक्सर या तो तृतीय कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है या नहीं तो वांडीवास के नाम से जाना जाता है। देखिए वांडीवास, वांडीवास ये 1760 वांडीवास। तो वांडीवास 1760 में ये जो युद्ध हुआ ये बहुत निर्णायक युद्ध था और यूरोपीय कंपनियां जितनी आई थीं उसमें सबसे माने निर्णायक युद्ध वांडीवास का था, क्योंकि यहीं से अब फ्रांसीसियों का जो महत्वाकांक्षा है वो समाप्त होने जा रहा है और अंग्रेजों का जो यहीं से पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा का माने पदार्पण होगा, ये लोग का मनोबल जो है बढ़ेगा। तो वांडीवास का युद्ध ये मद्रास और पांडिचेरी के बीच एक वांडीवास है। अंग्रेज लोगों का भी कहना था कि बहुत हो गया, अब एक युद्ध करना, बड़ा युद्ध करना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब फ्रांसीसी लोग बहुत चारों तरफ से चहलकदमी करके उछल कूद बहुत कर लिया अब। तो अपना ये जो है हैदराबाद, ये मद्रास और पांडिचेरी के बीच में एक जगह है वांडीवास में एक युद्ध हुआ। देखिए वांडीवास का युद्ध जान लेना जरूरी है। कभी कभी प्रश्न ये आ जाता है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध अथवा वांडीवास का युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध अथवा वांडीवास का युद्ध, ये इंपॉर्टेंट है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में आता है कि द्वितीय कर्नाटक का युद्ध अथवा अंबूर का युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध में आता है कि प्रथम कर्नाटक का युद्ध अथवा सेंट थोमे का युद्ध। तो ये तीनों युद्ध जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें ये वांडीवास तो सुप्रीमो है, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वांडीवास का युद्ध 1760 वाला। तो ये वांडीवास 1760, इसको हमेशा याद रखने की चीज़ है। वांडीवास अक्सर प्रश्न पूछा जाता है वांडीवास से। एक तरफ है काउंट डिलाली, इनके बारे में भी प्रश्न है। इसमें से ना कौन था? काउंट डी लाली ये फ्रांस की तरफ से, और आयरकूट अंग्रेज, आयरकूट। देखिए फ्रांस का सेनापति कौन था, कमांडर कौन था? आयरकूट और एक काउंट डिलाली। ये दोनों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, काउंट डिलाली, आयरकूट। वांडीवास में 1760 में युद्ध हुआ, इसमें हार गए के काउंट डिलाली। ऐसे भी काउंट डिलाली कटुभाषी थे, इनमें परस्पर अपने पदाधिकारियों में परस्पर जो सौहार्द की भावना होती वो नहीं था। ये अंतिम रूप से वांडीवास में काउंट डिलाली आयरकूट से यानी अंग्रेजों से हार गए। जब ये हार गए तब अब इनका कहीं कुछ चलेगा नहीं। देखिए अब बिल्कुल हारने के बाद, वांडीवास में हारने के बाद फ्रांसीसियों का कमर टूट गया। यूरोपीय कंपनियों के आगमन में जो भी हमारे पुर्तगाली पढ़े, डच पढ़े, इसके बाद पुर्तगाली पढ़े, डच पढ़े, के बाद अंग्रेज पढ़े, इसके बाद फ्रांसीसी पढ़े। डेनिश का तो थोड़ा यहाँ कोई खास भारत में नहीं रहा व्यापार का महत्व, लेकिन ये चारों में जब वांडीवास का युद्ध में काउंट डिलाली हार गए तो दोनों पहले ही से मतलब कि अपना इन लोगों को मतलब साइड कर दिया था अंग्रेज लोग हरा करके, पुर्तगाली को और डच को। पुर्तगाली के बारे में हमने बताया था कि 1661 में कैथरीन मेओ का जो शादी जो हो गया, माने कैथरीन का जो शादी हुआ, तो शादी से ही लोग अपना बन गए, रिश्तेदार बन गए, संबंधी बन गए। अब बाद में चार्ल्स को बॉम्बे शहर भी दे दिया दहेज में, तो वो उससे मैंने पुर्तगाली लोगों को निपटा दिया अंग्रेज। इसके बाद 1759 में बेडरा का युद्ध में डचों को निपटा दिया। ये तो दोनों माने साइड हो गया, ये लोग कोना में बैठल था। तब तक ये फ्रांसीसी वो लोग दोनों बुलाया कि तुम भी आ जाओ भाई। डच और पुर्तगाली दोनों को साइड किया हुआ था ये लोग, अंग्रेज लोग। और तीसरा ये जो काउंट डिलाली जब हार गए वांडीवास के युद्ध में, तो बोला कि तुम भी आ जाओ हम लोग के साथ में। ये तीनों लोग साइड लग गया। अब अंग्रेजों का जो महत्वाकांक्षा जो है, पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा, इस वांडीवास का युद्ध से बढ़ गया। इसके बाद एक और अंग्रेज लोग कारनामा किया। कारनामा ये किया कि 1761 में संधि होने के पहले
जो हेड क्वार्टर था पांडिचेरी, ये 1761, यहाँ इसको यहाँ लिखते हैं हम, 1761 में पांडिचेरी को भी जीत लिया। कौन? अंग्रेज लोग। अंग्रेज लोग पांडिचेरी को भी 1761 में जीत लिया। क्लियर? अब स्पष्ट रूप से ये हो गया। अब क्या होगा कि तब तक 1763 में सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति हो गई 1763 में, और वहां संधि हो गई पेरिस की संधि। पेरिस की संधि हमने बताया था पहले, ए पा पे, ये याद रखेंगे। ए माने एक्सलासेपल, प्रथम कर्नाटक का युद्ध का संधि, दूसरा पांडिचेरी का, तृतीय कर्नाटक का सुंदरी यानी पांडिचेरी हो गया। पे माने पेरिस, हमने बताया था। देखिए ए पा पे, ये याद रखना जरूरी है। 1763 में पेरिस की संधि, पेरिस की संधि। अब पेरिस की संधि ऐसा हुआ कि हमेशा के लिए पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा फ्रांसीसियों का समाप्त हो गया पेरिस की संधि से। अब देखिए पेरिस की संधि में क्या क्या हुआ। पेरिस की संधि में हुआ कि 1749 तक जो भी फ्रांस के कब्जा में जो प्लेस था, जगह था भारत में, वो जो है फ्रांस को मिला, फ्रांसीसी कंपनी को मिला। ठीक है, 1749 तक इसके। लेकिन एक चीज है कि चंद्रनगर को छोड़कर, जो बंगाल में चंद्रनगर जो था, चंद्रनगर को छोड़कर, चंद्रनगर जो फ्रांसीसियों का था, लेकिन वांडीवास का युद्ध में जब अंग्रेज लोग जीत गया था, तो चंद्रनगर को छोड़कर जो भी 1749 तक फ्रांसीसी कंपनी का जो भी स्थान था वो इनको मिला। लेकिन एक प्रतिबंध बहुत गंभीर लगाया अंग्रेज लोग फ्रांसीसियों का, कि अब कभी भी फ्रांसीसी लोग भारत में किला नहीं बना सकता है, किला नहीं बना सकता है और सेना नहीं रख सकता है। माने क्या करेगा फ्रांसीसी? सेना नहीं रख सकता है, किला नहीं बना सकता है, लेकिन लोग क्या करेगा? सिर्फ व्यापार करेगा। भारत में फ्रांसीसी लोग सिर्फ व्यापार करेगा, जैसे डच लोग कर रहा था, पुर्तगाली लोग कर रहा था, ये लोग भी सिर्फ व्यापार करेगा। क्लियर? अब क्लियर हो गया इसमें, क्लियर कंसेप्ट। ये पेरिस की संधि से हो गया। और एक अब जो है कोई राजा लोग जो भारत के जो यहाँ पर देसी राजाओं था, राजा लोग था, उससे कोई इन लोगों का सिर्फ व्यापार का संबंध रहेगा। माने राजनीतिक हस्तक्षेप करना या राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ाना इन लोगों के अब अधिकार नहीं दिया गया। माने पेरिस की संधि सब बांध दिया गया। ये पेरिस का संधि। डुप्ले इस बारे में बोला है कि जितना काउंट डी लाली जो है जाकर के इंडिया में, भारत में, और ये जो संधि, इसके पहले जो संधि हुआ था, जो हालांकि काउंट डी लाली का जो अपना बिहेवियर था वो उसको अदूरदर्शी बोला जाता है, अदूरदर्शी था, इसका स्वभाव भी कटु था। लेकिन सेना नायक के रूप में जितना होना चाहिए, जितना डुप्ले था दूरदर्शी, उतना काउंट डी लाली नहीं था। तो अब इसमें एक चीज बहुत जानना जरूरी है कि आखिर फ्रांसीसी लोग का हार कैसे हो गया, क्यों हारा फ्रांसीसी लोग? फ्रांसीसियों की हार का क्या कारण था, ये भी जान लेना जरूरी है। कभी कभी प्रश्न आ जाता है हार का कारण। 1763 में जो पेरिस की संधि से युद्ध समाप्त हो गया, कर्नाटक का युद्ध, तो एक बार थोड़ा हम इसको एक नजर देख लेते हैं कि फ्रांसीसियों की हार का क्या कारण था। पहला था व्यापारिक श्रेष्ठता
अंग्रेजों का श्रेष्ठता, व्यापारिक श्रेष्ठता अंग्रेजों का, व्यापारिक श्रेष्ठता अंग्रेजों का फ्रांसीसियों की तुलना में, फ्रांसीसियों की तुलना में। अब इसमें एक कंसेप्ट बता रहे हैं, व्यापारिक श्रेष्ठता अंग्रेजों का फ्रांसीसियों की तुलना में। फ्रांसीसियों की तुलना में व्यापारिक श्रेष्ठ थे अंग्रेज। वो कैसे थे? जो कि जितना भी युद्ध हो रहा था, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, उसमें अंग्रेज लोग अपना व्यापार करते हुए कर रहे थे, व्यापार भी कर रहे थे और युद्ध भी कर रहे थे। और उनका ये भी माने एक अपना जो सरकारी अफसर जो था ईस्ट इंडिया कंपनी में, ये भी मतलब एक परस्पर सहयोग भी था, सहयोग भी देते थे। और श्रेष्ठता, व्यापारिक श्रेष्ठता अंग्रेजों की तुलना में, यानी व्यापार को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। ये महोदय ये जो भी आते थे फ्रांसीसी गवर्नर लोग, ये लोग अपना बस युद्ध करना रह जाते थे। एक तो कंपनी सरकारी थी, इसके अलावा भी ये लोग व्यापार पर ध्यान नहीं दिए। इस तरह ये जो है हमारा अंग्रेज, हमारे देश का दुश्मन जो हम उनको गुलाम बनाए, हम काफ़ी दिन तक मतलब बहुत करीब ये देखिए 1757 से स्टार्ट हुआ, इसके बाद 15 अगस्त 1947 तक हमारा देश जो गुलाम रहा। लेकिन एक बात है अंग्रेजों से यहाँ सीखने की बात यह है कि व्यापारिक श्रेष्ठता अंग्रेजों का फ्रांसीसियों की तुलना में, व्यापारिक श्रेष्ठता यानी कहने का मतलब कि अपना किसी भी जो परीक्षार्थी, प्रतियोगी परीक्षार्थी से मेरा अपील ये है, निवेदन है कि चाहे कठिनाई जो भी रहे, प्रॉब्लम जो भी आए, कभी स्वास्थ्य का प्रॉब्लम आएगा, कभी घरेलू प्रॉब्लम आ जाएगा घर का, फिर भी अपना पढ़ाई जो प्रतियोगी परीक्षा का जो तैयारी कर रहा है उसमें कहीं कोई कमी नहीं करना, बैलेंस करते हुए माने संतुलन बनाकर तैयारी हमेशा करते रहना है, तब जीत निश्चित है, यानी कंपटीशन को सक्सेस निश्चित हो जाएगा। जिस तरह से देखिए अंग्रेजों का हुआ, अंग्रेज लोग युद्ध जरूर किए, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, तीनों युद्ध करते हुए उन्होंने व्यापार किया, आज देखिए सक्सेस हुए। तो ये अंग्रेजों से सीखने की बात है। यहाँ सिखा कर गए कि अपना किसी भी मनुष्य को प्राइमरी जिस काम के लिए आपको भेजा गया है, जिस काम के लिए कहा गया वो काम प्राइमरी करते रहना है, तब अंतिम रूप से सक्सेस मिलना तय है। तो ये हुआ। दूसरा एक इसमें यह कि अंग्रेजी कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो प्राइवेट लिमिटेड थी, निजी कंपनी थी। EIC जो थी वो निजी कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी निजी कंपनी। इस पर सरकार का नियंत्रण रहता, लेकिन कम नियंत्रण रहता था, ये लोग अपना डिसीजन खुद लेते थे। और फ्रेंच कंपनी जो थे ये सरकारी कंपनी थी, फ्रेंच कंपनी। इसमें क्या है कि डिसीजन लेने में लेट हो जाता था। अब मान लीजिए घेरा, इनका पांडिचेरी पर घेरा हो गया, अंग्रेज घेर लिया, तब तक जाकर फ्रांस के महाराजा से बात कर रहा लोग, देखिए महाराज ऐसा घटना घट गया, महाराज बोल रहे हैं कभी हम इधर से आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, नहा रहे हैं, खा रहे हैं, इसी में घेरा इनका, अंग्रेज घेर लिया सब। तो ये सरकारी कंपनी देखिए, ये फ्रेंच कंपनी सरकारी, इसी में इन लोगों का भी यहाँ हारने का ये भी कारण था। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी यानी अंग्रेजी कंपनी निजी कंपनी थी, वो लोग डिसीजन मेकिंग में उसको कहीं कोई किंतु परंतु नहीं हुआ, वो लोग अपना डिसीजन स्वयं लेते थे, सरकार का नियंत्रण रहता था लेकिन डिसीजन वो लोग लेते थे, ये भी जीतने का कारण था। तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि डुप्ले को वापस बुला लेना, फ्रांसीसी कंपनी जो था वो डुप्ले को वापस बुला ली, जिसका नतीजा हो गया कि जो दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी जो डुप्ले था वो फ्रांस में, यहाँ भारत में नहीं रहा, इसलिए भी फ्रांसीसी कंपनी हारी। तो ये सब था, कारण था फ्रांस का हारने का। और एक और भी कारण था जल सेना मजबूत अंग्रेजों का, जल सेना मजबूत अंग्रेजों का फ्रांसीसियों की अपेक्षा। जल सेना मजबूत अंग्रेजों का फ्रांसीसियों की अपेक्षा, ये भी हारने का कारण था। तो ये सब अंग्रेज कैसे जीते, फ्रांसीसी कैसे हारे। अब डच, पुर्तगाली
और फ्रांसीसी, ये तीनों को अंग्रेज लोग साइड लगा दिया। अब पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा बढ़ गया इन लोगों का, बहुत कुछ डुप्लेस सिखा कर गया था, जो अपना प्रयोग जो है इनका। अब इस युद्ध से क्लियर ये स्पष्ट हो गया, तीनों कर्नाटक का युद्ध से, कि अंग्रेजों को ये लगा कि अब भारत में किसी देसी राजाओं को हराने में कोई दिक्कत नहीं, हम लोग हरा सकते हैं। ये युद्ध सिखा कर गया, इसलिए बीज छिपा हुआ था भारत में, जो अंग्रेज लोग गुलाम बनाया, उस गुलामी का बीज इस तीनों कर्नाटक युद्ध में छिपा हुआ है। बहुत कुछ अंग्रेजों को पता चल गया, डुप्ले से भी उन्होंने सीखा। और एक चीज और कि जो बंगाल में अधिकार 1757 में जो बंगाल में अधिकार हो गया था पलासी के युद्ध में, इस यहाँ से भी धन दौलत इन लोग को मिल रहा था अंग्रेजों को। और एक जी है अपना युद्ध में लगाया था यहाँ पर वांडीवास का युद्ध में, 1757 के युद्ध में जो बंगाल में जीत गया पलासी में, इसके यहाँ का पैसा जो ये लोग लगाया कहाँ, यहाँ लगा दिया। जो वांडीवास का 1760 में जो युद्ध हुआ था, देखिए 1760 में, तो ये भी पैसा फ्रांसीसियों माने यहाँ जो युद्ध में लगाया, फ्रांसीसियों का हारने का ये भी कारण बना। माने बंगाल पर अधिकार जो अंग्रेजों का हो गया था, इससे भी फ्रांसीसी लोग हारे। तो ये सब स्पष्ट रूप से कंसेप्ट क्लियर करके हमने तृतीय कर्नाटक युद्ध को बताया। अब इसके आगे जो आने वाला है, जिसमें पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा इतना अंग्रेजों का आगे अब बढ़ेगा कि लोग जो प्रवेश जो करेगा राजनीति में, भारत के राजनीति में, और वो मन पलासी का युद्ध होगा जो बंगाल में होगा। और उसके पहले हम कुछ भारत में जो प्रांतीय राज्य है उसके बारे में इस क्लास के बाद हम डिस्कस कर लेंगे। तब पलासी आएंगे और बक्सर युद्ध आएंगे, द्वैत शासन आएंगे। माने आधुनिक भारत के इतिहास में क्रमबद्ध रूप से ये जो हमारा जो क्लास चलेगा, ये चलेगा, और इसमें कहीं कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगा। और इसमें जो भी क्वेश्चन बनेगा, जो भी प्रश्न आएगा, उस सारा क्वेश्चन इसमें मैच करेगा। इसलिए आज जो आधुनिक भारत के इतिहास में जो तृतीय कर्नाटक का युद्ध का जो क्लास है, आज इतना ही। फिर अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।